हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की विशेष डिमांड पर मैंने टेलीग्राम पर सीजीएल 2025 के सारे कंपाइलेशन, सारे सब्जेक्ट के कंपाइलेशन टेलीग्राम पर डाल दी है। आप चाहें तो वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीजीएल 2025 जीके जीएस के 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले एक पहाड़ी के चोटी पर फैला हुआ है। सेकंड है, इसके दक्षिणी मार्ग में जैन तीर्थंकरों के जटिल नक्काशीदार चट्टान यानी कट मंदिर हैं। थर्ड है, किले के भीतर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव तीर्थ स्थल का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये तो सही है कि ग्वालियर का जो फोर्ट है वह ग्वालियर के एक पहाड़ी क्षेत्र पर लगभग 2 किलोमीटर फैला है। फर्स्ट सही है। सेकंड, यह दक्षिणी मार्ग पर जैन तीर्थंकर के रॉक कट यानी एक ही पत्थर को काटकर, जैन तीर्थंकरों की पत्थर से काट करके मूर्तियां और मंदिर बनाए गए हैं, जो कि मध्यकालीन नक्काशी कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। एंड थर्ड है कि इसके किले के भीतर एक चतुर्भुज मंदिर है, एक चतुर्भुज वैष्णव मंदिर है, जो कि भारत की शून्य अभिलेखीय गणना में पाई गई है। यानी शून्य का जो है वह अभिलेख में उल्लेख यही पाया गया है। कहाँ? ग्वालियर के किले में। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन भक्ति ट्रेडिशन विच 2 बोर्ड टाइप्स ऑफ वर्शिप आर मेंशन्ड। भक्ति परंपरा में कौन से 2 व्यापक प्रकार बताए गए हैं। तो आपको पता होगा कि भक्ति परंपरा में मुख्य रूप से 2 हैं। कौन? सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप, गुण और व्यक्तित्व की पूजा की जाती है, जैसे राम, कृष्ण, ठीक है, इत्यादि। अब निर्गुण भक्ति में क्या है? निर्गुण भक्ति में भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है, निराकार रूप की। इसकी जो आराधना होती है वह रूपहीन मानी जाती है, जैसे कबीर, नानक, ये सभी निर्गुण परंपरा के उपासक बताए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अन्नमाचार्य कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन डिवोशनल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्नमाचार्य के भारतीय संगीत में योगदान का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। तो सबसे पहले जानते हैं अन्नमाचार्य के बारे में। तो ये 15वीं सदी के आंध्र प्रदेश के तेलुगु भक्त कवि संत थे। तेलुगु भक्त कवि संत थे। किनके बारे में है? अन्नमाचार्य, ठीक है। तो इन्होंने 3200 से अधिक भक्ति गीत यानी संकीर्तन किए, जो भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी को समर्पित है। वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी को समर्पित है। इन्होंने गीतों में भक्ति, मानव समानता और सामाजिक समरसता पर विशेष ध्यान दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भक्ति और समानता को बढ़ावा देने वाले 32,000 से भी अधिक गीत लिखे हैं। तो यह अन्नमाचार्य के बारे में बी इसका राइट आंसर है। Why can hockey players use only the flat left hand side of the stick? हॉकी खिलाड़ी स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग क्यों कर सकते हैं?
तो इसका राइट आंसर है अनुचित बाएं हाथ के लाभ को रोकने के लिए। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट चेंज डिड द रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिंग टू द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल? रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है, उन्हें सीधे ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करना आवश्यक था, उन्हें एक औपचारिक पद तक सीमित कर दिया गया, उनकी भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया गया, उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश संसद का कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का पहला प्रयास है। कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई, 4 सदस्यीय परिषद की व्यवस्था की गई, और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, एट द 1960 रोम ओलंपिक्स मिल्खा सिंह सेट एन इंडियन रिकॉर्ड बाय फिनिशिंग 4th इन द मेंस 400 मीटर विथ ए टाइमिंग ऑफ। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में समय के साथ चौथा स्थान प्राप्त करके भारतीय रिकॉर्ड बनाया। तो जो 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने कितना समय लिया था, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 46.2 सेकेंड। 46.2 सेकेंड इन्होंने समय लिया था, और ये 4th पोजीशन पर रहे थे। मात्र 0.1 सेकेंड से कांस्य पदक से चूक गए थे। यह प्रदर्शन उस समय का भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। तो बी इसका राइट आंसर है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन हार्ट ए हिस्ट्री बाय संदीप जौहर एंड द एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट नोवेल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदीप जौहर के द्वारा लिखित हार्ट ए हिस्ट्री और एडगर पुरस्कार के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो संदीप जौहर के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है हार्ट ए हिस्ट्री। यह मानव हृदय और चिकित्सा के भावनात्मक यात्रा का वर्णन है। यह गैर काल्पनिक संस्मरण है जो कि एडगर पुरस्कार के लिए अयोग्य है, क्योंकि एडगर पुरस्कार यह रहस्यमय माइस्ट्री फिक्शन के लिए दिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर गॉर्ज मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड? किस प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं? तो गॉर्ज जो है मुख्य रूप से संकीर्ण गहरी घाटी में विकसित होते हैं, जो कि नदी के अपरदन से बनते हैं। ठीक है। प्रायः हार्ड रॉक्स में यह बनते हैं, कठोर चट्टान में यह बनते हैं, जो कि नदी के गहराई में इसे काटती है।
इसका उदाहरण है गंगा का भेड़ाघाट गॉर्ज। गंगा का भेड़ाघाट गॉर्ज यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो गया कठोर यानी हार्ड रॉक्स। बी इज द राइट आंसर। Who inaugurated India's first lithium-ion battery plant in Tirupati, Andhra Pradesh? In September 2022, सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया था। किसने किया था? तो पहले ही बताया गया है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था। इसके उद्घाटन करता थे राजीव चंद्रशेखर। बी इसके राइट आंसर हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री थे। तो बी इसका राइट आंसर है। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 टू 2011? किस भारतीय राज्य ने 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो यह राज्य है नागालैंड। नागालैंड -0.6% की निगेटिव पॉपुलेशन दर्ज की है। निगेटिव पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया है। यह एकमात्र राज्य है जहां 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या घटी है। तो सी इसका राइट आंसर है। Which of the following best describe the rate of natural increase of population? निम्नलिखित में कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर होता है प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। तो सी इसका राइट आंसर है। इसे जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक है। नेक्स्ट है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द SSLV D2 मिशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है SSLV D2 ने EOS 7, जेनुअस 1 और आजादी सेट 2 को पूर्णतः द्रव प्रणोदन के द्वारा संचालित 3 चरणीय वाहन से 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया। पहला है। सेकंड है SSLV D2 मिशन ने कम समय और सीमित जमीनी ढांचे की आवश्यकता के साथ तीव्र तैनाती क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट। बी इज द राइट आंसर। जो SSLV D2 है वह 450 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित है। यह एक 3 चरण का रॉकेट है। 3 चरण का रॉकेट है जिसमें ठोस आधारित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठोस आधारित ईंधन का प्रयोग किया जाता है, द्रव का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम। टेलोमेरेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है? टेलोमेरेज एंजाइम इसका प्राथमिक कार्य होता है DNA के सिरों को बढ़ाना। DNA के सिरों को बढ़ाना इसका काम होता है। यह कोशिका की उम्र बढ़ाने और क्रोमोसोम को स्थिर रखने में मदद करता है। क्रोमोसोम स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलोमेर लेंथनिंग। बी इसका राइट आंसर है। Which of the following commission recommend the establish of a permanent secretariat
फॉर इंटरस्टेट काउंसिल टू इंस्टीट्यूशनलाइज सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य संयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के लिए एक अस्थायी सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये थे मदन मोहन पुंछी आयोग। मदन मोहन पुंछी आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल के लिए एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाया जाए ताकि राज्य और केंद्रों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग स्थापित हो सके। तो बी इसका राइट आंसर है। वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स आफ्टर मेड विथ ए कॉपर बॉटम? खाना पकाने के बर्तन प्राय तांबे के तले वाले क्यों बनाए जाते हैं? यानी उसका जो निचले का हिस्सा होता है वह तांबे का क्यों बनाया जाता है? ऑब्वियस है, तांबा जो है वह ऊष्मा का उत्कृष्ट संवाहक है। कॉपर ऊष्मा का अच्छा संवाहक है जो समान तापन सुनिश्चित करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी भारत में समान नागरिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? काफी विवाद हुआ था यूसीसी के लिए, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए धर्म की परवाह किए बिना समान व्यक्तिगत कानून प्रदान करना। सी इसका राइट आंसर है। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह उल्लिखित है। यूसीसी जो है वह आर्टिकल 44 में उल्लिखित है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF प्रोवाइड सपोर्ट फॉर। कृषि अवसंरचना को AIF किसके लिए सहायता प्रदान करता है? कृषि अवसंरचना कोष। तो इसका राइट आंसर है कृषि लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन को। यह कृषि उत्पादक संगठन है। यह कृषि उत्पादक संगठन को कृषि लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन सपोर्ट करता है, खास करके स्टार्टअप्स को यह सपोर्ट करता है ताकि एक वैल्यू चेन बन सके, एग्रीकल्चर का एक वैल्यू चेन बन सके। कृषि भंडार, कोल्ड चेन और जो प्राइमरी प्रसंस्करण इकाई होते हैं उन्हें वित्तीय सहायता देता है। तो बी इसका राइट आंसर है। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। कथन और कारण के प्रश्न है। कौन सा कथन सही है? पहला है भारत औद्योगिक भूमि बैंक GIS आधारित जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसका प्रबंधन खान मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑब्वियस है ए इज ट्रू है, आर इसका रॉन्ग आंसर है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यह पोर्टल भारत औद्योगिक भूमि बैंक GIS आधारित जानकारी प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और इसका जो प्रबंधन है वह DPIIT करता है, खान मंत्रालय नहीं, यह DPIIT करता है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट ग्लोबल पीस ट्रेंड्स सिंस 2008? वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार कौन सा कथन 2008 से वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन है ये सभी 3 GPI क्षेत्रों में निरंतर सुधार हुआ है। सेकंड है 2008 से औसत देश स्कोर में 4.5% का सुधार हुआ है। थर्ड है चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है जबकि सैन्यीकरण में सुधार हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी है वह उसकी मिलिटराइजेशन यानी सैन्यीकरण में सुधार हुआ है। यह 2008 से अब तक इसमें गिरावट GPI वैश्विक शांति सूचकांक में गिरावट हुई है।
ठीक है, और सैन्यीकरण में सुधार हुआ है, जिससे दुनिया के अधिकांश क्षेत्र जो हैं वह लेस पीसफुल हो गए हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। अंडर इंडिया अपडेटेड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC for 2025, which sector received the highest budgetary allocation for climate adaptation? भारत की अद्यतन राज्य कार्य सूचना SAPCC 2025 के तहत किस क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है? तो जलवायु अनुकूलन के लिए सबसे अधिक बजट एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स में, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस में सबसे अधिक फंड मिला है, क्योंकि इसे जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशील माना गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशील माना गया है। इसका फोकस है जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता में सुधार। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट्स ए यूनिक फीचर ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के वस्त्र उद्योग की एक विशिष्ट विशेषता को सही ढंग से उजागर करता है? वस्त्र उद्योग की विशेषता है कि इट इज सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन। यह पूरी मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। दुनिया का एकमात्र उद्योग है जो कि संपूर्ण वैल्यू चेन को कवर करता है। कंप्लीट वैल्यू चेन को कवर करता है। यह कपास से लेकर तैयार वस्त्रों तक आत्मनिर्भर है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच आर्टिकल इनेबल द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है? आप देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद से काफ़ी सवाल पूछा गया है, तो इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख है, जो कि राज्य और केंद्रों के बीच एक नीति समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। 1990 में सरकारिया आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में इसे गठित किया गया। तो ए इसका राइट आंसर है। इवेल्युएट दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स। वायुमंडलीय परतों के संबंध में निम्नलिखित कथन का मूल्यांकन कीजिए। अधिकांश मौसमी घटनाएं समताप मंडल में होती है। ठीक है। दूसरा है ओजोन परत मुख्यतः क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो दोनों का कथन जो है वह गलत है। मौसमी घटनाएं हैं वह क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर। तो मौसम से रिलेटेड घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है और ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। तो दोनों कथन गलत है। नाइदर 1 और नाइदर 2 इसका राइट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये था 13 सितंबर के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।